हेलो, वेलकम बैक टू अध्ययन नेक्सस। माय नेम इज़ अमन मेहता और आज हम फिर से एक अकाउंट का लेक्चर लेने वाले हैं। आई होप आपने पिछला लेक्चर पूरा देखा होगा, अच्छी तरह देखा होगा, और जो भी आपको उसमें डाउट आ रहे होंगे वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और उसके बाद हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, फिर हमें एक्सपेंस पढ़ना है, फिर इनकम पढ़ेंगे, देन ड्राइंग्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। जस्ट हमें मीनिंग समझनी है इन कीवर्ड्स की और फिर हमारा ये लेक्चर, प्यारा सा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ असेट को लेकर के क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, कैटेगरी बना रहे हैं असेट की। याद करिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था असेट क्या होती है। असेट रिसोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस अच्छी तरह वर्क करता है, रन कर पाता है। ठीक है, तो अगर हम क्लासीफाई करें तो असेट 3 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 कैटेगरी बना सकते हैं। पहला है नॉन करंट असेट्स, दूसरा है करंट असेट्स और लास्ट में हम पढ़ते हैं फिक्टिशियस असेट। ठीक है, तो ये 3 तरह की असेट होती है। अब इसको हम देखते हैं अच्छे से। नॉन करंट असेट क्या होती है। तो नॉन करंट असेट वो असेट होती है जो एक बिजनेस में रहती है, हेल्ड विद द पर्पस नॉट टू रीसेल। यानी वो असेट्स जो एक बिजनेस के पास रहती हैं और उनको हमारा रीसेल करने का कोई मकसद नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, तो वो नॉन करंट असेट होती हैं। फिर क्या होता है, ये जो असेट होती हैं ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये जो असेट होती है या तो ये इन्वेस्टमेंट होती हैं या फिर ये फिक्स्ड असेट्स होती हैं। या फिर फिक्स्ड असेट ना बोले, हम यहाँ पे लिखते हैं टू फैसिलिटेट द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये जो असेट होती है जो हम बेचने के पर्पज से नहीं रखते अपने बिजनेस में, या तो ये इन्वेस्टमेंट होती हैं या फिर ये वो असेट होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं बिजनेस के ऑपरेशंस को, फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं और इनको बिजनेस में हम किस पर्पज से रखते हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये है मोर देन 12 मंथ्स। यानी जिन असेट को हम ये सोच कर रखते हैं कि ये हमारे पास 12 महीने से ज़्यादा रहेंगी, वो हमारी नॉन करंट असेट होती हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर वो हमारे बिजनेस को रन कर रही हैं। ओके, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि हम
यहाँ पर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, देखते हैं बन पाती है। नॉन करंट असेट को हम और कहाँ कहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं, तो 4 जगह पे हम और कैटेगराइज कर सकते हैं नॉन करंट असेट को। पहला है फिक्स्ड असेट्स, दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड लास्ट में अदर नॉन करंट असेट्स। ठीक है, नॉन करंट असेट के और 4 टाइप होते हैं। एक होता है फिक्स्ड असेट, फिर होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स। हमने क्या करा, नॉन करंट असेट की और हमने कैटेगरी को बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया, और हमने फिक्स्ड असेट लिखी। फिक्स्ड असेट जो हमारे पास लंबे समय तक रहती है और हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं, उनके ऑपरेशंस को चलाती हैं, यानी हिंदी में बोले तो हमारे बिजनेस को रन करने में मदद करती हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट वर्ड से आपको पता चलना चाहिए ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, फिक्स्ड वर्ड से भी पता चलना चाहिए ये लॉन्ग टर्म है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या, लॉन्ग टर्म के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए अभी हमने कहा था ना कि नॉन करंट असेट में या तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, वो हमारे बिजनेस को रन करने में मदद करेगी, ठीक है। या फिर अगर हमने किसी को लोन दे रखा है, एडवांसेस दे रखे हैं, एडवांस मनी दे रखी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी नॉन करंट असेट में आएगी। और कोई भी ऐसी असेट जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमारे बिजनेस में रहे और वो इन तीनों कैटेगरी में ना आए, तो वो 4th कैटेगरी में आती है, जो है अदर नॉन करंट असेट, ठीक है। अब ये आप नोट करिए, फिर मुझे अब इसको फिक्स्ड असेट को थोड़ा और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। तो अब फिक्स्ड असेट को थोड़ा और आगे से देखते हैं कि क्या फिक्स्ड असेट के अंदर अभी बाकी है। तो फिक्स्ड असेट को अगर हम और क्लासिफाई करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि फिक्स्ड असेट के अंदर और 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना, टाइप पे टाइप निकलते जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन बढ़ता ही जा रहा है। अच्छी बात है, जब चीज़ें क्लासीफाई होती है तो आसान हो जाती है। तो अब ध्यान से देखो, टेंजिबल असेट, ठीक है, टेंजिबल असेट्स, और फिर क्या आता है इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स, ये कौन सी असेट होती है? टेंजिबल असेट वो होती है जो देखी जा सकती हैं, जिनको छुआ जा सकता है, यानी कैन बी सीन एंड टच्ड, कैन बी सीन एंड टच्ड। और इनटेंजिबल कौन सी होती है? जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हो जाए, है ना, अच्छा रहेगा थोड़ा एग्जाम्पल हो जाए। तो एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमें क्या पता चलता है कि हमने तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। टेंजिबल एसेट जैसे बिल्डिंग हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, तो बिल्डिंग एक टेंजिबल एसेट है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जादू की झप्पी दे सकते हैं आप, थोड़े हाथ बड़े चाहिए उसके लिए, ठीक है। फर्नीचर, फिर मशीनरी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अच्छा, क्या हम यहाँ पे स्टॉक लिख सकते हैं? स्टॉक तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड असेट एक नॉन करंट असेट है और स्टॉक हमारे पास 12 महीने से ज़्यादा हम रखते ही नहीं है, हम चाहते हैं कि आया और बिक जाए, ठीक है। अगर अब यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल लें तो इंटेंजिबल असेट के एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाए। गुडविल, कॉपीराइट, देन पेटेंट, और ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो हमने देख लिया फिक्स्ड असेट के अंदर और क्लासिफिकेशन है, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट, जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते।
वो क्या होती हैं, इनटेंजिबल होती हैं, और जो टेंजिबल होती है उनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। नॉन करंट असेट को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम करंट असेट की तरफ। ठीक है जी, करंट असेट। करंट असेट कौन सी असेट होती है? करंट असेट वो असेट होती है जो नॉन करंट नहीं होती है ना, ये नॉन करंट असेट्स नहीं होती, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई, मेरा घर का है तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारा घर का है मेरे घर के सामने, ठीक है। तो कोई ये पूछे भाई ये मजाक हो रहा है ना, मजाक तो नहीं हो रहा। तो बात तो खैर सही है, करंट असेट नॉन करंट असेट नहीं होती, लेकिन इसको अगर हम ध्यान से देखें तो करंट असेट हमारी वो असेट कहलाती है जो बिजनेस अपने पास रखता है, हेल्ड फॉर द पर्पस, हेल्ड फॉर द पर्पस फॉर कन्वर्टिंग them into cash. Current asset are those asset which are held for the purpose for converting them into cash. यानी ये वो asset है जो बिजनेस अपने पास रखता है ताकि वो फटाफट उसको क्या कर सके, कैश में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि स्टॉक, मैंने स्टॉक खरीदा, वो चीज़ जिस चीज़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो स्टॉक है, उसको मैंने खरीदा और खरीद के मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों खरीद रहा हूँ उसे, ताकि मैं इसको बेचूँ फटाफट और मुझे इसके बदले में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिले, जितना मैंने खरीदा उससे ज़्यादा, यानी मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। तो क्या हो रहा है, स्टॉक जैसे ही आया और मैं उसको देख के बार बार यही कह रहा हूँ भाई तू जाना, तू जा और कैश लेके आ, यानी मैं उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ऐसे कौन से एसेट थे जो आपने पिछली क्लास में एग्जांपल्स में पढ़े थे जो करंट एसेट होंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर एक बार नज़र डालते हैं। ओके, उसके ऊपर एक बार नज़र डालते हैं, एग्जांपल्स पे आओ। स्टॉक, डेटर्स, और क्या होता है, स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, बिल रिसीवेबल, प्यार से इसको BR भी बोलते हैं, रिसीवेबल्स, ओके। तो ये चीज़ है। अब जब हम इसको चाहते हैं कि फटाफट ये कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपल चीज़ है, ये किस चीज़ के लिए है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने पास रखते हैं। क्लियर, ठीक है, ओके। नोट करते रहिए, साथ साथ मज़ा आ रहा है और बताते रहिए आपको समझ में कितना आ रहा है। कोई डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक एक चीज़ क्लियर करने के लिए यहाँ पे हूँ, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, वो है फिक्टिशियस असेट। मैं आपको ये बता दूं, ये ऐसा पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, इसको डिटेल में आप थोड़ा, जब आप मैच्योर हो जाए ना अकाउंट के लिए, अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में थोड़े मैच्योर हो जाए, उसके बाद आप इसको समझना। फिलहाल जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। देखो ध्यान से, फिक्टिशियस असेट्स आर दोज असेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर intangible assets। ये वो असेट है जो ना तो टेंजिबल असेट है ना ही वो इंटेंजिबल असेट है। तो फिर ये है क्या, ठीक है। अब ये है क्या, ये चीज़ समझ में हमें नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे, will be covered further in next lectures। ठीक है, जब भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स दूंगा कहीं ना कहीं इसके बारे में मेंशन कर दूंगा, इसकी और डिटेल में आपको मैं ले जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमने जो टॉपिक शुरू करा था उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ असेट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी।
लाइबिलिटी को क्लासीफाई हम करते हैं दो जगह पे। पहला है नॉन करंट असेट्स, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। ओके, इसमें कोई और तीसरा पार्ट नहीं होगा, दो ही जगह क्लासीफाई कर रहे हैं और बहुत आसान है। मैंने आपको अभी क्या बताया, जहाँ पे भी आपको नॉन करंट दिखे तो आप समझिए कि वो क्या है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए है। तो ये वो लाइबिलिटी है जो हम, ब्लू मार्कर का है भाई मेरा, हाँ जी, ये वो लाइबिलिटी है जो हमारे पास ज़्यादा समय तक रहेगी, लॉन्ग पीरियड तक रहेगी। और वो लॉन्ग पीरियड कितना है, 12 मंथ्स। ठीक है, तो लिखा यहाँ पे हम लिखेंगे पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स, यानी वो लाइबिलिटी जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम लें तब उसको पे किया जाए, तो वो क्या कहलाती है, नॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी क्या होती है, पेएबल विद इन 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के अंदर अंदर जो पेएबल हो, जिसको पे करना पड़े, वो कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। ओके, तो यहाँ तक के लिए तो काफ़ी है। अगर हम इसको और इसके एग्जांपल्स लेना चाहें तो एग्जांपल लो भाई, लिखो इसके एग्जांपल। एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, है ना, बैंक से आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, या डिबेंचर, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। ऑल्दो मैंने आपको अभी तक ये डिबेंचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ एग्जांपल मेंशन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लीजिए। याद रखिए कि डिबेंचर क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, ये जो डिबेंचर वाला पॉइंट है ये आपको 12th में अकाउंट्स में पढ़ाया जाएगा, या बिजनेस स्टडीज़ के अगर आप लेक्चर लेंगे तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा डिबेंचर क्या होते हैं। अब करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल लें तो क्रेडिटर, बिल पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी भी पढ़ लिया, हाँ जी, समझ में आ रहा है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस, इनकम, ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन, ये 4 चीज़ें हमारे पास बची हैं और धीरे धीरे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता जा रहा है और ज़्यादा इसमें हम टाइम लगाने की जरूरत नहीं। सबसे ज़्यादा टाइम हमें लगाना था क्लासिफिकेशन ऑफ असेट पे। आपने देखा भी बहुत भर भर के चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो पीछे जाइए वीडियो को लेकर और पॉज करिए और नोट करिए। नोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बुक में जब पढ़ेंगे तो आपको पूरे पूरे पैराग्राफ्स दिए होंगे और आपको यहाँ पे चार्ट फॉर्म में मैं एक एक चीज़ क्लियर करता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, तो आपके नोट्स भी साथ साथ बन रहे हैं। तो टेंशन किस बात की है, टेंशन किसी बात की नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको नोट करते रहना है। अच्छा जी, अब मुझे एक्सपेंस पढ़ाना है। एक्सपेंस पढ़ाने से पहले एक चीज़ है जो पढ़ानी बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, वो चीज़ क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये बीच में क्यों ले आए, अभी बताते हैं, पता चल जाएगा, वेट। ठीक है, पहले मैं ये पढ़ा दूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ओके, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसका बेस क्या होता है ना, बेस क्या होता है। और बेस से आपको कुछ याद आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो बेस क्यों चेक करते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किस चीज़ के लिए, टू डिटरमाइन प्रॉफिट या फिर लॉस। ये क्या होता है, ये होता है बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट या लॉस। क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे अकाउंटिंग का बेस क्या है,
ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप सही से नहीं बता पाओगे कि आपका प्रॉफिट क्या आएगा या लॉस क्या आएगा। तो इस पर्पज़ के लिए हम पढ़ते हैं दो तरह के अकाउंटिंग बेसिस। ठीक है, पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को करने के लिए क्या है, कैश बेसिस है। फिर क्या है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शंस आर recorded when cash paid or cash received, है ना। ये स्टाइल है, अकाउंटिंग का स्टाइल है। कैश रिसीव होगा या कैश पे करेंगे तो ही रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजैक्शन की, नहीं तो नहीं कर रहे। ठीक है, अपना इस चल रहा है इनका। एक्रूअल बेसिस में हमें क्या बताया जाता है, एक्रूअल बेसिस में हमें बताया जाता है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकम अर्न्ड या फिर एक्सपेंस इनकर्ड। ठीक है, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में बताया जाता है कि हम अकाउंटिंग के स्टाइल में करेंगे कि ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब कैश पे करेंगे या फिर कैश रिसीव करेंगे। हिंदी में लिख लें ज़रा, हिंदी बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। हिंदी नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में हम क्या बैठाते हैं, हिंदी की बातें बैठाते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, ज़्यादा अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत अभी हमें नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैश लेंगे या कैश देंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे क्या है, इनकम होगी या एक्सपेंस होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कह सकते हो तभी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है, एक्रूअल। एक्रूअल वर्ड बनता है अकर होने से, अकर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए एक बार चेक कर लेना। अकर का मतलब होता है होना। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें बताता है कि कभी भी कोई चीज़ हमारे बिजनेस में होगी तब अकाउंटिंग होगी, चाहे हमें पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, चाहे हमने पेमेंट की हो चाहे ना की हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैटर ये करता है कि हम ये फॉलो करने वाले हैं, ये फॉलो करने वाले हैं, तो ज़रूर हम यही फॉलो करेंगे। ये ज़्यादातर फॉलो नहीं होता। और फिलहाल 11th क्लास में जो भी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, 12th में जो भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वहाँ पे हम एक्रूअल बेसिस को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आसान है। अब ऐसा क्यों है, चलो इसकी एक खासियत बता देता हूँ। ये ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग प्रेजेंट नहीं करता। ये ट्रू और फेयर अकाउंटिंग प्रेजेंट नहीं करता। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने एक एम्प्लॉई, मतलब एक इंसान था, उसको जॉब दी, मेरा एम्प्लॉई है वो। अब 1 महीना हो गया उसने सैलरी उसको मैंने नहीं दी, 2 महीने हो गए उसको सैलरी नहीं दी, 3 महीने हो गए उसको सैलरी नहीं दी, 4 महीने हो गए सैलरी नहीं दी, पूरा साल बीत गया, सैलरी नहीं दी मैंने उसको। अगले साल मैंने सारी सैलरी उसको एक साथ दे दी। तो पूरे साल भर की, पिछले साल की पूरी सैलरी मिला करके मैंने उसको मान लो 2 लाख रुपए दिए। तो क्या वो 2 लाख रुपीस जो नेक्स्ट ईयर में मैंने उसको दिए, क्या वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है या पिछले साल का खर्चा है? अब तो क्लियर हो गया होगा, आसान है ना। तो ट्रू और फेयर ये नहीं बताता, ये बताता है। अगर वही एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ कि मैंने उसको सैलरी नहीं दी, तो ये अकाउंटिंग का स्टाइल, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या बोलता है
क्या हो गया, पैसे नहीं दिए, खर्चा तो हुआ, काम तो करवाया उससे, चलो रिकॉर्डिंग करो। तो अपने अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने एक्सपेंस किया, बस बात यह है कि हमने पे नहीं किया। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ज़रूर नोट करें, आसानी से समझ में आ जाएगा इस चार्ट से आपको। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते, अब बस लेक्चर का एंड होने ही वाला है। सॉरी, ओके। अब पढ़ना है हमें इनकम के बारे में, एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस को हम हिंदी में बोलते हैं खर्चा, इनकम को बोलते हैं हम आय। ठीक है, देखो वैसे आपको इसकी इंग्लिश डेफिनेशंस बताता, सब कुछ करता, हिंदी बता दी, इससे क्लियर हो गया होगा। इनकम सबको पता है, आपके घर में जो भी कमाने वाला इंसान है वो इनकम क्रिएट करता है, एक्सपेंस आप लोग करते हैं। ठीक है, तो ये समझना भी हमारे लिए ज़रूरी था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। देखो एक्सपेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ हम और देखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं एडवांस एक्सपेंस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडवांस इनकम या प्रीपेड इनकम, दोनों वर्ड सेम है, सेम वे में यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे हम एक्रूड इनकम को देखेंगे। एक्रूड का मतलब सेम होता है जो आउटस्टैंडिंग का होता है, लेकिन इनकम के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक्रूड वर्ड। ठीक है, अच्छा जी। अब बात करते हैं एक एक्सपेंस की। मान लो एक एक्सपेंस क्या है, रेंट। रेंट एक एक्सपेंस है ना, रेंट आपको पे करना पड़ रहा, तो रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। हाँ जी, तो रेंट 10 तारीख को दिया जाता है। सपोज हर 10 तारीख को आप रेंट पे करते हो। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप मुझे बताओ वो एक्सपेंस है या नहीं है, तो वो एक्सपेंस तो है। अब आगे बात करते हैं, 10 तारीख को आपने रेंट पे कर दिया, एक्सपेंस है। ना आपने एडवांस दिया, ना आपने उसका पैसा रोका। ठीक है, तो ना वो एडवांस एक्सपेंस होगा, ना वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो आपको रेंट एक एक्सपेंस है, 10 तारीख को आप पे करो तो एक्सपेंस कहलाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एडवांस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, थोड़ा समझाओ। तो वक्त से पहले अगर हम कोई भी एक्सपेंस के पेमेंट कर देते हैं वक्त से पहले, यानी 10 तारीख को मुझे एक्सपेंस की पेमेंट करनी है, तो मैं अगर 10 तारीख से पहले ही दे दूं तो वो क्या कहलाएगा, वो एक्सपेंस एडवांस एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि वो एक्सपेंस हुआ नहीं लेकिन उसकी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आउटस्टैंडिंग पे आ जाते हैं। एडवांस तो फिर भी सबको आइडिया होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये है कि जैसे 10 तारीख को हमने रेंट पे नहीं किया और 10 तारीख के बाद से वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, वो एक्सपेंस जो हो चुका है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई है। चलो जी, हिंदी इसकी लिखनी बड़ी ज़रूरी लग रही है मुझे, तो मैं एक बार आपको इसकी हिंदी लिख के दिखा देता हूँ। वो एक्सपेंस जो हुआ नहीं पर उसकी पेमेंट हो चुकी है। हिंदी में लिखना बहुत ज़रूरी है। जब रिवीजन टाइम आएगा तब आपको पता चलेगा कि हिंदी में लिखी हुई हर एक बात जो आप नोट्स में लिखते चले जाएंगे वो आपके दिमाग में चुटकियों में क्लिक कर जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर लिखें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस हो चुका है पर पेमेंट अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है, यानी पेमेंट की नहीं। हाँ जी, क्लियर है। तो हमने एक्सपेंसेस के सारे पार्ट तो कहना गलत होगा, एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था हमने देख लिए। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हुई तब जब हमने एक्रूअल बेसिस
के हिसाब से अकाउंटिंग करी। ठीक है, आपके लिए वैसे ये नॉर्मल लेक्चर्स हैं जो क्लासेस आप बच्चों को दी जाती हैं। आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस लाई जाएंगी थ्योरी से रिलेटेड, और अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बता ही देना, आपका ही फ़ायदा होगा। तो अभी तो फिलहाल मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर डेडिकेटेड आपको थ्योरी के ऊपर वीडियोस चाहिए तो वो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ज़रूर मिल जाएंगी। हाँ जी, अब बात करते हैं हम एडवांस इनकम के बारे में। इनकम पता है ना, देखो पेमेंट जिसकी की जाए वो एक्सपेंस होता है और इनकम हमेशा रिसीव की जाती है। ओके, तो इनकम हमेशा क्या की जाती है, रिसीव की जाती है। तो अभी हम रेंट का ही एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पे हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, है ना, हमारा कमरा था, हमारी बिल्डिंग थी, हमने उसको रेंट पे दिया, तो अब हमें रेंट मिलेगा, तो वो अब हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, इनकम है। ठीक है, हर 10 तारीख को मुझे रेंट रिसीव होना चाहिए, क्योंकि जिसको भी मैंने रेंट पे वो जगह दी थी वो 10 तारीख को आया था मेरे पास। अगर वो 10 तारीख से पहले दे देता है तो क्या है, एडवांस इनकम रहेगी मेरे लिए, एडवांस रेंट होगा। अगर 10 तारीख बीत गई है, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए, तो ये वाली इनकम मेरी एक्रूड इनकम है। दैट मीन्स वो इनकम जो मैंने कमा ली पर मुझे अभी तक मिली नहीं है। मैंने यहाँ पे रेंट का एग्जांपल लिया, और भी एक्सपेंसेस और इनकम हो सकती हैं, वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हिंदी थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। एडवांस इनकम वो इनकम जो रिसीव हो गई पर कमाई नहीं थी। एक्रूड इनकम के बारे में बात करें, वो इनकम जो कमा ली, अर्न कर ली हमने, पर मिली नहीं अभी तक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आपको कुछ रोमांचक चीज़ें बताते हैं। ठीक है, एडवांस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जिसकी पेमेंट मैंने कर दी है लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया था। तो अगर टाइम नहीं आया तो अभी मैं चाहूँ तो उससे वो पैसा वापस ले सकता हूँ, और जहाँ से भी हमें पैसा मिलता हो हमारे लिए क्या होती है, असेट होती है। तो एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी एक्सपेंस हो गया, मुझे पैसा अभी तक पर मैंने पैसा दिया नहीं, मुझे पैसा देना है, मनी देनी है। तो जब भी किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, अभी तक दिए नहीं है, तो उसका बोझ हमारे ऊपर है, हमने उससे उधार ले रखा होगा। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आएगा कि लायबिलिटी तो जस्ट अपोजिट ही होगा वैसे भी। ओके, एडवांस इनकम वो इनकम जो रिसीव कर ली लेकिन कमाई नहीं थी। तो ये तो मेरे लिए एक उधार होगा कि मैंने काम किया नहीं लेकिन मैंने पैसे पहले ले लिए, तो हो सकता है कि मुझे वापस लौटाने पड़े, और लौटाने जो भी पैसे पड़ते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो एडवांस इनकम क्या हमारे लिए, लायबिलिटी है। ओके, और एक्रूड इनकम क्या है, इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं, कमा तो लिया, दे नहीं रहे मुझे पैसे लेने हैं। तो जिससे भी हमें पैसे मिलते हैं वो हमारे लिए एसेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। और जाते जाते छोटी सी 2 चीज़ें पढ़नी है हमें। एक्सपेंस तो हो चुका है, इनकम भी हो चुकी है, और अब हमें पढ़ना है ड्राइंग्स और डेप्रिसिएशन। ठीक है, ड्राइंग्स की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत काम आएगी आपके, और आपको डेप्रिसिएशन की भी डेफिनेशन बता देता हूँ। ऑल्दो आप अपनी जो बुक देखेंगे उसके अंदर डेप्रिसिएशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर होगा जिसके लिए हमें पूरी अकाउंटिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। डेप्रिसिएशन अपने आप में कमाल की चीज़ है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, तो वो तो देखेंगे ही। लेकिन फिलहाल अभी काम चलाएंगे कि ये होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हो जाए, बहुत ज़रूरी है, काम आएगा आपके 5th चैप्टर के लिए। और जो भी मैं आपको पिछला लेक्चर दिया, जो मैंने आज आपको पढ़ाया, मेरा पूरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पर था कि वो सारी बातें मैं आपको सारी क्लियर कर दूँ जो 5th चैप्टर में आपके बहुत काम आने वाली है। तो ड्राइंग के ऊपर देखते हैं, थोड़ी नज़र डालते हैं। ड्राइंग्स, anything withdrawn from business by the owner for personal use
दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, कुछ भी ऐसा जो बिजनेस से निकाल लिया जाए, किसके द्वारा? ओनर के द्वारा। मालिक कौन है? यानी बिजनेसमैन। किस चीज़ के लिए? फॉर पर्सनल यूज़। ये वर्ड बहुत काम का है, यानी हम कुछ भी निकालेंगे, अगर वो पर्सनल यूज़ का नहीं है तो वो ड्राइंग नहीं है। और अगर कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए हम बिजनेस से निकाल रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगी? ड्राइंग होगी। ठीक है। और एनीथिंग में हम बेसिकली दो ही चीज़ें निकालते हैं, या तो हम मनी निकालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं ना बिजनेस के लिए, या फिर हम स्टॉक निकाल लेते हैं। ऐसा हो सकता है घर जाना है ना, बिजनेस कर रहे हैं हम, ऐसा हो सकता है घर जाना है, खुले नहीं है, पैसे ले लिए हमने, है ना, बिजनेस अकाउंट से पैसे ले लिए। या फिर हलवाई का एग्जांपल ले लेते हैं, कभी कभी आ जाते हैं हलवाई के ही बच्चे आ जाते हैं, पापा समोसा खाना है, तो भाई वो मना थोड़ी ना करेगा, तो अपनी ही क्या कहते हैं दुकान में से वो समोसा निकाल के देगा, उसका स्टॉक कम हो रहा है, तो स्टॉक भी पर्सनल यूज़ के लिए किया जा रहा है। तो अब हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट भी हो गया। अब लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन, और फिर ये लेक्चर ओवर। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। अभी पढ़ा था ना फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड सॉरी एक और चीज़ मेंशन करनी, फिक्स्ड टेंजिबल असेट, क्योंकि फिक्स्ड तो दो तरह की असेट होती है, एक तो इंटेंजिबल होती है और एक टेंजिबल होती है। तो जो टेंजिबल फिक्स्ड असेट होंगी उन्हीं के ऊपर डेप्रिसिएशन लग सकता है। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जब किसी भी फिक्स टेंजिबल असेट की वैल्यू में कमी आती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा लेक्चर आज का यहीं तक रहेगा, और आपको जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए, उसके रिप्लाई आपको मिलेंगे। आपको सारे लिंक जो भी हमारे अध्ययन नेक्सस के सोशल मीडिया पे हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुरानी वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे जो अभी तक हमने अपलोड की हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, थैंक यू।